मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक आपको याद होगा कि जब हम रॉबर्ट के मर्टन के फंक्शनलिज्म की बात कर रहे थे, रॉबर्ट के मर्टन ने जो प्रकार्यवाद की बात करी है, उसमें हम लोगों ने प्रकार्य क्या है, प्रकार्य की का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं और प्रकार्यवाद का जो इतिहास है उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। साथ ही साथ कुछ छोटे उस पर हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि प्रकार्य और अप्रकार्य, फंक्शंस और डिसफंक्शंस, प्रकार्य, अकार्य और दुष्कार्य, जो मर्टन ने ये परिभाषा दी है उसको भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम रैडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोस्की, ये दोनों विचारक जो हैं, मैलिनोस्की और रैडक्लिफ ब्राउन दोनों सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स थे, सामाजिक मानवशास्त्री थे। मानवशास्त्र सामाजिक अध्ययन की वो पद्धति है जो मानव की जो संस्कृति है और उसके विकास में ये मानव की जो संस्कृति के जो मुख्य प्रमुख जो अंग हैं, अंश हैं, उनका अध्ययन करती है और जानने की कोशिश करती है कि किस तरह से जो आज की जो हमारी जो संस्थाएं हैं उनका उद्भव किस तरह से हुआ, मानवशास्त्रीय उद्भव किस तरह से हुआ। तो प्रकार्यवाद की स्थापना और स्पष्ट सिद्धांत का निर्माण ब्रिन्सलॉ, मैलिनोस्की और रैडक्लिफ ब्राउन को ही जाता है और मैलिनोस्की और रैडक्लिफ ब्राउन ने आदिम समाजों के अध्ययन के संदर्भ में प्रकार्यवादी पद्धति का इस्तेमाल किया। ये पद्धति सामाजिक मानवशास्त्र में ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रसारवादी पद्धति की आलोचना कर में आई थी और आलोचना से विकसित हुई थी और इसके बाद ये पद्धति समाजशास्त्र में भी अपनाई गई। इस पद्धति को जो मैलिनोस्की और रैडक्लिफ ब्राउन ने जो ये पद्धतियाँ अपनाई थी, उसकी बाद में रॉबर्ट के मर्टन ने उसकी चर्चा करी, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करी और बाद में उन्होंने अपना फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद की पद्धति विकसित करी थी। तो मर्टन की पद्धति को समझने के लिए पहले ज़रूरी होगा कि हम मैलिनोस्की ने जो योगदान दिया फंक्शनलिज्म में, प्रकार्यवाद में, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। मैलिनोस्की ने 1914 में मेलेनेशिया जनजातियों का अध्ययन किया था और उनकी जो प्रमुख किताबें हैं उनमें है आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, दूसरी है द फैमिली ऑफ द ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनीज और अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। ये 1914 में इन्होंने लिखी थी और ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो जातियां थी, जो आदिम जातियां थी, जो वहाँ की मूल जातियां थी, अबॉरिजिनी जिन्हें कहते हैं, उन में उन्होंने अध्ययन किया और वहाँ पे उन्होंने सांस्कृतिक व्यवस्था की उद्विकासीय और तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का वहाँ की आलोचना करते हुए प्रकार्यात्मक पद्धति की व्याख्या करी। उनका मानना था कि मानव की 7 आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, जिनमें सबसे पहला है शरीर का पोषण, दूसरी प्रजनन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि और स्वास्थ्य, इनकी पूर्ति के लिए संस्कृति के अलग अलग तत्वों का निर्माण होता है और उनका मानना था कि संस्कृति के तत्वों के प्रकारों पर विशेष जोर देना चाहिए और संस्कृति के सभी तत्व मानव की किसी न किसी आवश्यकताओं को, इन 7 आवश्यकताओं में से किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। उनके शब्दों में बोलें तो प्रत्येक प्रकार की सभ्यता में प्रत्येक प्रथा, भौतिक वस्तु,
विचार या विश्वास कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि कोई भी चीज़ जो है अनावश्यक हमारी कोई जैसे प्रथा है या प्रचलन है वो अनावश्यक हो गया है, पर ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो समाज को प्रभावित करती है। तो संस्कृति के जितनी भी इकाइयाँ हैं, विभिन्न इकाइयाँ जो हैं वो संस्कृति की संगठन और प्रकार्यात्मक एकता में योगदान देती हैं। इसका कारण इन इकाइयों के द्वारा मानव के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखना होता है। ये इकाइयाँ जो सांस्कृतिक इकाइयाँ हैं वो मनुष्य को अपने समाज से जोड़ती हैं। संस्कृति के तत्वों की प्रकार्यात्मक एकता और अपरिहार्यता का गुण सार्वभौमिक होता है, वो हर एक समाज में पाया जाता है और हर एक इकाई या तत्व को संस्कृति की संरचना या प्रतिमान से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रही होती है। इसलिए संस्कृति की ये इकाइयाँ या तत्व, चाहे वो धर्म हो, विश्वास हो, परिवार हो, नातेदारी है, आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है या सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं, ये सारी जो या हमारी प्रथाएं हैं, विश्वास, विचार या वस्तु, ये सारी कहीं कोई ना कोई हमारी संस्कृति में कोई प्रकार्यात्मक योगदान देती हैं। तो संस्कृति के तत्व या विभिन्न इकाइयों की प्रकार्यात्मक एकता और सार्वभौमिक प्रकार्यवाद और अपरिहार्यता संस्कृति का निर्माण करती है। इसके साथ ही साथ रैडक्लिफ ब्राउन ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1906 में अंडमान के जो द्वीप समूह हैं वहाँ के द्वीपवासियों का अध्ययन किया। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल लेख लिखे, मानव शास्त्रीय लेख लिखे और अध्ययन किया। और उनकी जो पुस्तक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज की तुलना जीव से करी और उनका मानना है कि सामाजिक जीवन व्यवस्था और संरचना जो है वो जीव के समान ही होती है। जिस तरह से जीव के विभिन्न अंगों में एकता पाई जाती है, हमारा जो शरीर है जिस तरह से वो अलग अलग अंगों से बना हुआ और उसमें एकता पाई जाती है, उसी तरह से समाज में भी, सामाजिक संरचना में भी प्रत्येक इकाई और तत्व में भी एकता पाई जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद है उसका भी उद्भव होते हुए देखते हैं कि किस तरह से वो संरचना को भी, सामाजिक संरचना को भी महत्व देते हैं। उनका मानना था कि प्रकार्यवाद का अर्थ है कि जब व्यक्तियों के सामाजिक जीवन को एक पूर्णता के रूप में और प्रकार्यात्मक एकता के रूप में देखने का एक प्रयास करना, सामाजिक जीवन जो है वो एक समग्र के रूप में हम जब देखें तो उन्होंने प्रकार्य की परिभाषा भी दी और उन्होंने कहा कि प्रकार्य विशिष्ट क्रिया का वो योगदान है जो वह उस संपूर्ण क्रिया में करती है जिसका वह एक अंग है। तो जो किसी भी, अगर हम शरीर में देखें तो शरीर में अगर हम दिल एक अंग है उसका, तो दिल जो है वो शरीर के को बनाए रखने में उसका एक विशिष्ट योगदान है। इसी तरह से समाज की विभिन्न इकाइयों का या संरचनाओं का सामाजिक संरचना को बनाए रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि संरचनात्मक निरंतरता को बनाए रखने में योगदान देना ही कार्य है। तो रैडक्लिफ ब्राउन ने समाज को एक कार्यात्मक एकता या फंक्शनल यूनिटी के रूप में देखा। फंक्शनल यूनिटी का प्रकार्य जो है सब
अंग जो हैं शरीर के या समाज रूपी शरीर के विभिन्न अंग अपने अपने निश्चित निर्धारित कार्य करते हैं, जिससे समाज रूपी जो संरचना है उसमें एकता पाई जाती है। तो यहाँ रैडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्यात्मक एकता या कार्यात्मक एकता की बात करी है, जिसमें प्रत्येक भाग का दूसरे भाग से संबंध होता है, वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और हर एक अंग का विश्लेषण संपूर्ण समाज की कार्यात्मक एकता के ही संदर्भ में किया जा सकता है। रैडक्लिफ ब्राउन की जो प्रकार्यात्मक पद्धति थी उसमें संस्कृति और समाज को एक पूर्णता के रूप में देखा गया है, जिसके विभिन्न भाग एक प्रकार्यात्मक एकता में एक दूसरे से और पूर्णता से आपस में एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। रैडक्लिफ ब्राउन ने समाज और जीव की तुलना करी है और जिस तरह से किसी जीव के शरीर के भागों में एक दूसरे से परस्पर प्रकार्यात्मक एकता पाई जाती है, उसी तरह से समाज और संस्कृति में भी एक संगठित रूप में उसकी संरचना में एक संगठित रूप में वहाँ पे व्यवस्था देखने को मिलती है। सभी समाजों और संस्कृतियों में कुछ सामान्य प्रकार्यों के नियम होते हैं। उन नियमों को खोजना प्रकार्यवाद के माध्यम से, प्रकार्यात्मक पद्धति के माध्यम से हम कोशिश कर सकते हैं कि कौन से किसी भी समाज में, अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार के, जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम परिवार की ही बात करें तो परिवार जो है सब समाजों में पाए जाते हैं, पर विभिन्न प्रकार के परिवार उस समाज के प्रकार्यात्मक एकता को बनाए रखने में, संरचनात्मक ढांचे को बनाए रखने में क्या योगदान दे रहे हैं, ये प्रकार्यात्मक पद्धति के माध्यम से हम जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो सामान्य प्रकारों के नियम होते हैं उनको वो समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित रखते हैं और इन्हीं प्रकारों के नियमों को जानने के लिए प्रकार्यात्मक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे समाज और संस्कृति के किसी भी तथ्य का विश्लेषण हम कर सकते हैं। तो प्रकार्यात्मक पद्धति जो है, रैडक्लिफ ब्राउन का मानना था कि इसकी तुलना हम जैविक विज्ञानों से या प्राकृतिक विज्ञानों से भी कर सकते हैं। जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों में तर्क और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, उसी तरह से प्रकार्यात्मक पद्धति में भी हम तार्किक व्यवस्था से और वैज्ञानिक तरीके से हम सामान्य नियमों को खोज सकते हैं, उनको जान सकते हैं और उनका परीक्षण कर सकते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन ने जीव शास्त्र और मानव शास्त्र की तुलना करते हुए उन्होंने तीन बातें जो समान हैं मानव शास्त्र और जीव शास्त्र में, वो सबसे पहला है सोशल मॉर्फोलॉजी, दूसरा है सोशल फिजियोलॉजी और तीसरा है प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोशल मॉर्फोलॉजी यानी कि सामाजिक संरचना शास्त्र, ये जीव शास्त्र में और मानव शास्त्र में हम उस माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक संरचनाएं किस किस तरह की पाई जाती हैं, उनमें क्या समानताएं होती हैं, उनमें किस प्रकार की भिन्नताएं होती हैं और उन्हें किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है या वर्गीकृत किया जा सकता है। ये सारा जो आता है ये सोशल मॉर्फोलॉजी में आता है। सामाजिक संरचना शास्त्र, संरचना समाज की किस प्रकार की है। दूसरा है सोशल फिजियोलॉजी यानी कि सामाजिक दैहिकी। इसमें ये संरचनाएं किस प्रकार का कार्य कर रही हैं और ये किस प्रकार को सिद्ध कर रही हैं, सामाजिक संरचना में कौन सा योगदान दे रही हैं, प्रकार्यात्मक योगदान किस प्रकार का दे रही हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास की समस्याएं
इसमें सामाजिक संरचना के नए स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। वो किस तरह से विकसित होती हैं, विकास उनका किस प्रकार से होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। मर्टन जो हैं, रॉबर्ट के मर्टन, इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी, इसमें अपने से पहले जितने भी सामाजिक मानवशास्त्री हैं या वो विचारक हैं जिन्होंने प्रकार्यवादी पद्धति का इस्तेमाल किया था, चाहे वो डर्कहाइम हो, रैटक्लिफ ब्राउन हो, मैलिनोस्की हो, डेविसन, किंग्सले डेविसन मूर हो, क्लकहोम हो, इन सब की आलोचनात्मक मूल्यांकन किया और उसके बाद उन्होंने अपने जो विचार हैं, प्रकार्यवाद से संबंधित विचार और सिद्धांतों का विकास किया और उसे संशोधित रूप से प्रस्तुत किया। तो मर्टन जो हैं, वो अपने से पहले जितने भी प्रकार्यवादी विचारक हैं, उनके जो 3 प्रमुख जो उनके पॉस्टुलेट्स थे, पहला प्रकार्यात्मक एकता, फंक्शनल यूनिटी, जैसा कि जो रैटक्लिफ ब्राउन ने अभी कहा, दूसरा सार्वभौमिक प्रकार्यवाद और तीसरा अपरिहार्यता। ये जो 3 पॉस्टुलेट्स हैं, इनमें थोड़ी समस्या देखने को मिली मर्टन को, और इसलिए उन्होंने पहले इनका अध्ययन किया। इसके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर मर्टन ने अपने विचार जो प्रकार्यवाद के लिए के संदर्भ में दिए, उसकी हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।